ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंगेख में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपको बताते चलें कि पीर के रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बयान दिए। उन्होंने कहा कि किसी से बैकडोर रब्ता नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं शौक़ से रावलपिंडी आए, उनकी खातिर मदारत करेंगे और उनको चाय पेश करेंगे। जबकि उसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स दिया कि ख़ुद तो पिज़्ज़ा खाते हैं और हमें चाय क्या ऑफ़र करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाले से PDM की जमातों ने जो है बहुत मोहतात रवैया दिखाया है। उनका रद्द-ए-अमल ये है कि हम भी इसी बात से एग्री करते हैं, मगर देखना ये है कि अमली तब्दीली क्या आती है। सो इम्तियाज़ साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका क्या ख्याल है, हो क्या रहा है और मामला किस तरफ जा रहे हैं? मामला तो बहुत बड़ी तब्दीली का है और मैं आपसे जिक्र करूँगा दो अहम मुलाकातों का। और एक मुलाकात जो लंदन में हुई है, उसके बाद ये तब्दीली लगता है कुछ बर्फ़ पिघली है। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये आपके सामने मुनकशिफ करूं, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ये जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं, ये बड़े मोतदिल मोहतात गुफ्तगू करते हैं सियासी मामलात पे। अपने प्रेडिसेसर के मुकाबले में कोई बात नहीं करते। लगता है ISPR ने अपनी पॉलिसी बदली है। अब सियासी मामलात पे बिल्कुल परहेज करते हैं बातचीत से, जो कि खुशाइंद बात है। बिल्कुल, ये तो चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने और बहुत सी बात। जी बिल्कुल, DGISPR जो हैं उन्होंने काफ़ी तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पॉइंट्स रेस किए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है उस पर बाड़ लगाई गई है। 83% तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। मार्च में जो है वो बकाया काम भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने जो है वो ये निशानदेही की कि 2014 में कराची जो है वो दुनिया भर में जराइम की शरह में जो है वो तकरीबन 6ठे नंबर पर था और अब जो है 2020 में वो 103 नंबर पर आ चुका है। सूरत हाल बेहतर है क्योंकि दहशतगर्दी 95%, टारगेट किलिंग जो है वो 98%, भत्ताखोरी 99% और अगवा बराए तावान जो है वो 98% उस पर कमी आ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने निशानदेही इस बात की कि दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हो रही थी और जो अमन अमान की सूरत हाल वहाँ पर बेहतरी करने की ज़रूरत है, उस पर भी पाक फ़ौज की नज़र है और वो उस पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। आपको इस पर बिल्कुल जो है पाकिस्तानियों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। 2007 में उनके मुताबिक साबका कबायली इस्लाह जो थे उसमें 37% इलाका जो था वो उस पर रियासत की अमलदारी रह गई थी। अब आज तमाम कबायली अजला जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं और वहाँ पर सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये भी कहा है कि LOC पर जो आबादी है रहने वाली उसकी हिफाजत के लिए भी ये जो है दे आर वर्किंग ऑन इट। फंड्स जो है मख्सूस किए गए हैं। सो काफ़ी संजीदगी के साथ जो है पाक फौज मीन्स नो नॉनसेंस। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ISPR की स्पोक्सपर्सन बनी हुई है? नहीं सर, पाक फौज हमारा इदारा है। मेरा ख्याल है जो बात उन्होंने की मैं वही अपने देखने वालों को बता रही हूँ। मुझे आप ये बताइए कि ये अचानक जो तब्दीली है ये इसकी क्या वजह और ये किस तरह से आई है, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल ये कि जो अपोजिशन ने मुहिम चलाई थी उससे काफ़ी असर फैला है। उसमें कुछ लोग तो ये भी बताते हैं, मुझे गैर रस्मी बातचीत में काफ़ी गुस्सा भी पाया जाता है फ़ौज में कि जब मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नहीं है और कोई फ़ौजी हुक्मरान नहीं है और एक मुंतखब हुकूमत जैसी कैसी है वो सामने मौजूद है, तो फिर फ़ौज को क्यों आप बीच में घसीट रहे हैं। तो लेकिन ये सिलसिला काफ़ी चला है। इस असना में वो जो एक सफ़े वाली बात है उसमें फ़र्क पड़ा है। ठीक। क्योंकि फ़ौज क्यों पार्टी बने सियासतदानों की लड़ाई में? अगर इमरान खान एहतसाब के नाम पर अपने मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं तो फ़ौज का तो वो एजेंडा नहीं हो सकता। वो उनका तो किसी से ज़ाती प्रकाश नहीं है। बेशक। और वो क्यों इस पर पड़े? फिर बार बार जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने और नवाज़ शरीफ ने टारगेट करके आर्मी चीफ और ISI चीफ को पे तनकीद की कि ये सिलेक्टर हैं और ये लेकर आए हैं और ये ज़िम्मेदार हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा सोबर रिस्पांस दिया है फ़ौज ने। बिल्कुल। और उस पर ठंडे दिल से गौर किया है और मेरा ख्याल है ठंडे दिल से गौर करने की ज़रूरत थी और भी है। लेकिन ये जो तब्दीली आई है ये जो गुज़िश्ता जुमे को ISI चीफ की और आर्मी चीफ की और इमरान खान की
धूप में खुले लॉन में जो मुलाकात हुई और जो गुज़िश्ता रोज़ बातचीत इन तीनों के दरमियान हुई, फिर उसी जगह पे, उसी धूप में, उसी लॉन में, और उसके बाद फिर ये ISPR के चीफ की ये प्रेस ब्रीफिंग आती है। सही। तो गालिबन मुझे ये कयास मैं कर सकता हूँ, कुछ लोग तो कहते हैं उनकी इतलात हैं, लेकिन मेरी इतला नहीं है, मेरा एक असेसमेंट है कि गालिबन फ़ौज ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम बाहर हैं, और आप सियासतदान जाने, आपका काम जाने, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जाए वहाँ अपने मामला सॉर्ट आउट करें। सर, आप कहीं उसी तरफ बयान की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने गए हैं? नहीं, वो तो और बात कह रहे हैं, वो तो एक उम्मीद दिला रहे हैं अपने फॉलोअर को कि हम जो तहरीक चला रहे हैं तो उसके लिए उन्हें एक उम्मीद और होप दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जब ये तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने DG ISPR की गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी। बाद में उनसे सवाल हुआ कि वो तो आपको चाय पानी की ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मौलाना बड़े हिस्से मज़ाक में बहुत है, और उन्होंने कहा अच्छा तो आप खुद खाते हैं पिज़्ज़ा और हमें सिर्फ चाय पिलाते हैं। तो बाहर क्या, वो एक शुस्ता सा जवाब था उनका, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया कि मुल्क में बिल वास्ता मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक, और ये कि जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो फिर हम पिंडी की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि DG ISPR का जो बयान है उससे काफ़ी संजीदा लिया अपोजिशन ने। एक तो उन्होंने सियासी बात नहीं की, दूसरा वो जो फ़ौज के या सरबराह के बारे में, ISI के सरबराह के बारे में जो बातें की जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये काम हुकूमत का है, वो जवाब देंगे, और ये बात है, जायज़ भी है कि ज़ाहिर है कि सिटी आर्मी चीफ या ISI चीफ तो जवाब नहीं देगा। आपको लगता है हुकूमत के जो DG ISPR के बयान से जो अपोजिशन की जमातें PDM की हैं वो अब आगे उनका लाहे अमल में कुछ तब्दीली आएगी? उन्होंने देखिए कल तो उन्होंने बड़ा एक कॉशियस सा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भी यही चाहते हैं कि फ़ौज सियासत से दूर रहे, लेकिन देखते हैं कि अमलन क्या होगा। बल्कि अब्बासी साहब जो लंदन में हैं, जो मैं बात कह रहा था ना आपको, इन दो मुलाकातों के अलावा भी जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ISI चीफ के दरमियान हुई जुमे को और सोमवार को, इसके अलावा एक और मुलाकात लंदन में हुई जो बड़ी अहम थी। अच्छा। वो थी अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और नायब सदर है मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो बातचीत हुई है, गो कि वो कहते हैं कि उनकी कोरोना के बायस क्वारंटीन में है, मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है कि वो टेलीफोन पे वहाँ बैठकर बड़े आराम से घंटों उन्होंने गुफ्तगू की है। तो उन्हें यकीनन उनके पास कोई ऐसा पैगाम था या उन्हें कोई ऐसी फीलिंग थी कि फ़ौज में अब इस बारे में ये राय बनी है और ये कि हमें अब फ़ौज को बीच में नहीं लाना चाहिए, और सियासतदान जाने और हम जाने, इमरान खान जाने, ये BDM के लोग कहते भी रहे हैं, ये हम जाने इमरान खान जाने, आप क्यों खड़े हैं उसकी पुश्त पे। लेकिन जाहिर है कि DG ISPR का ये कहना दुरुस्त है, और इसी पे PDM का भी इसरार रहा है कि फ़ौज जो है वो इंतज़ामिया का, एग्जेक्टिव का एक इदारा है, ना कि एक अलहदा से आज़ाद इदारा, बल्कि एक गवर्नमेंट का इदारा है, और लिहाजा वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो होंगे सिक्योरिटी के हवाले से, सलामती के हवाले से, वो ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे हम कहते हैं कि फ़ौज गैर सियासी है, ब्यूरोक्रेसी गैर सियासी है, अदलिया गैर सियासी है, वो गैर जानिबदार रहे, वो सियासत में मेडल न करें, ये बात तो इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा जब वो उन्होंने बाबर साहब ने ये बात कही तो वो उस बात को रीइटरेट कर रहे थे। लेकिन अब अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि जायका क्या है पुडिंग का, खीर का जायका क्या है, वो तो खाने में है। तो मालूम हो जाएगा। साद अब्बासी साहब ने कहा कि अगर ये बात है तो कुछ दिन पहले अभी हमारे 3 MNAs को इस्तीफ़ा न देने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने रब्ता किया। तो अगर ये बात ख़त्म हो गई है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह मैं मीडिया के हवाले से बात करूँगा कि जो मीडिया में मदाखलत हुई है और जो सेंसरशिप लगी है, मैं जनाब बाबर साहब का DG ISPR के बयान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद रखता हूँ
कि ये जो मीडिया में मुदाखलत हुई है और हो रही है और सेंसरशिप है, इसके बारे में भी हमें मालूम हो जाना चाहिए आइंदा दिनों में कि वो मुदाखलत जो थी वो ख़त्म हो गई है। वो जो सेंसरशिप खुफिया हाथों से लगी हुई थी, वो खुफिया हाथ अब वो सेंसरशिप से खींच लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो तब्दीली आई है, इससे बयानिया तब्दील हो जाएगा। ठीक, अगर तो वाकई ऐसा है जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो तजिया निगार हैं जो वाकई सीजनड और पढ़े लिखे तजियागार हैं, क्वालिफाइड तजियागार हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हें शक है और उनका ख्याल है कि ये एक लंबे अरसे से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत रही है। 4 बार तो मार्शल लॉ आया है और जो गैर मार्शल लॉ के एतबार थे उसमें फ़ौज का अमल दखल मामलात में, सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा रहा है। तो लिहाजा इसे वक्त लगेगा इस करते करते। इसके लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, इदाराती सतह पे भी और कोड ऑफ कंडक्ट की सतह पे भी और एजेंसीज़ के और उनके जो रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन करने से भी लेकिन उसका पता लगेगा कि क्या कई नए रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे या क्या हदूद होंगी। सर, आपको नहीं लगता कि जो बात आप कर रहे हैं उसकी उस चीज़ की दूसरी साइड ये है कि पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा और मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो अमल दखल ना हो? नहीं, सियासतदान तो में बड़ी लचक होती है, उनमें समझदारी भी है कि उन्हें उनका मामला तो यही है कि वो बातचीत से ही मामला हल करें। मैं समझता हूँ कि ये जो एलिमेंट आया था कि फ़ौज को बराह रास्त खींच लिया गया था इस बयानिए में और इस मुबाहिसे में और तकरार में, ख़ुद इमरान खान बार बार कह रहे थे। इमरान खान ने कहा कि देखिए ये चाहते हैं अपोजिशन वाले कि जनरल बाजवा मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दें, जिस पर अपोजिशन के तमाम लीडरों ने, तकरीबन सभी लीडर्स ने कहा कि हम तो ये कभी नहीं हमने कहा, ना हम ये चाहते हैं। क्योंकि अगर वो कहेंगे या चाहेंगे तो ख़ुद जो PDM का जो मंशूर है, जो उनके 26 नुकाती एजेंडा जो उन्होंने ऐलान किया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे, ये तो उसकी नफ़ी है। आप कह रहे हैं कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत ना हो और फिर आप साथ ये चाहते हैं कि जी आप इश्तियाल दिलाएं फ़ौज को कि वो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात सोचना या करना तो उस रसूली की नफ़ी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं, फ़ौज मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी इदारा है और कोई रियासत फ़ौज के बगैर नहीं रह सकती और फ़ौज को पूरी इज़्ज़त तो तकरीब मिलनी चाहिए और पूरी बैकअप कौम की होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये कि फ़ौज और दूसरे रियासती इदारे, भले अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है, ये ख़ुद को सियासत से अलहदा रखे और ये कि जो सियासत का जमहूरी रवायती अमल है उसे चलने दें, क्योंकि इसमें बार बार मुदाखलत से ना मुल्क में जमहूरियत आ सकी, ना जमहूरी इदारे बन सके और ना ही इदारे अपनी हदूद में रहते हुए अपनी इदाराती जो नशोनुमा है उस पर भरपूर तवज्जो दे सके। क्योंकि तवज्जो हट जाती है ना, सही। अगर अदलिया इंतजामिया के मामला टेक ओवर करना शुरू कर दे तो वो तो बहुत सारे इंतजामी मामले में फंस जाएगी। इसी तरह फ़ौज अगर गैर जो उसकी नॉन सिक्योरिटी मैटर्स हैं, जो दिफाई मामलात के अलावा मामलात में अपने आप को शामिल करेगी तो उससे उनकी तवज्जो उसके काम से बढ़ जाएगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अभी के लिए जो आपको लगता है हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला है दोनों जानिब से, जो DGI अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें आपको लगता है कि इदारों के दरमियान महाजराई जो है उसमें कमी वाक़या होगी? मेरा ख्याल है इसमें इस हद तक तो कमी वाक़या हो जाएगी कि अपोजिशन रावलपिंडी का रुख नहीं करेगी, बल्कि मैं वो एजाज अवान साहब हैं, एक सर्टिफाइड नेशनल डिफेंस एनालिस्ट, और वो हम करके बात करते हैं जैसे फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहे हों। उन्होंने कहा कोई माइका लाल GHQ के सामने नहीं जा सकता। सही। और वो हाँ लियाकत बाग में चले जाएं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी करख्त बात, ऐसी तरह की बात जनरल बाबर इफ्तिखार ने नहीं की। सही। उन्होंने कहा ये तशरीफ लाइए, चाय पिलाएं, और डिसार्म कर दिया। वैसे जनरल बाबर इफ्तिखार काफ़ी मैच्योर हैं हैंडल करने के हवाले से, तो मैं समझ वो इस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ये जो बाकी बातें उन्होंने की हैं, ये तो ठीक है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंग काफ़ी हद तक लड़ी जा चुकी है, लेकिन इसका अभी बहुत हिस्सा बाकी है। ये जब इमरान खान ने कहा कि 40-50 लोग हैं जो ये फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस है, मैं नहीं समझता। शायद वो 40-50 हज़ार हों, शायद बहुत सारे 4 से 5 हज़ार एक्टिव लोग हों और जो मरने मारने के लिए तैयार हों। बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर्स अभी भी उनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं।
तो ये अभी चलेगी। ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने कराची के हवाले से की है। तो कराची में अगर अमन अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी हो गई है कि वो अब दुनिया में अमन अमान के हवाले से अमन की ख़राबी के मामले में उसकी बड़ा इम्प्रूव हुआ है और 100 से ज़्यादा नंबर पे आ गया है, 103 पर आ गया, मतलब नीचे आ गया, पहले बहुत ऊपर था, टॉप पे था। तो फिर तो वहाँ से रेंजर्स को वापस बुला लेना चाहिए और पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात देने चाहिए ताकि पुलिसिंग का काम जो है वो रेंजर्स से क्यों लिया जाए। रेंजर्स का काम पुलिसिंग नहीं है। वो तो जब कभी बहुत मुश्किल बन जाए तो सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कराची से रेंजर्स को बुला लिया जाए। बाबर साहब की, इफ्तिखार साहब की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसके बाद, उसके मुताबिक रहा मामला बलूचिस्तान का, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, जिसका एक मज़हर ये हज़ारा बिरादरी का फिर से कत्लेआम है। सही। और ये कि अच्छा होता कि इमरान खान पहले चले जाते। हमने देखा कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म क्रिसेंडा किस तरह जब वो मिली मुसलमानों के लोहा कील के साथ जो बॉम्बिंग में मारे गए थे, शूटिंग में, तो कितना दुनिया पे उसका सूदिंग असर पड़ा था। बिल्कुल। और कितना इस्लाम फोबिया कम हुआ था और कितना जो इंतहा पसंद थे, मुस्लिम इंतहा पसंद, उनसे उन्होंने निसाम कर दिया उन्हें भी। अगर वो चले जाते तो उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता। लेकिन इससे बड़ा मसला जो है जो वहाँ जारी खलफशार है, मारा मारी है। कुछ दिन पहले इस वाक़े से 7 FC के लोग मारे गए थे। तो ये दूसरी तरफ से भी लोग मारे जाते हैं, हमारे शहरी हैं जो मारे जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो पाक अफगान बॉर्डर की जो बाढ़ की बातें कर रहे हैं उसके मुकम्मल होने के बाद ये जो दहशतगर्दी उसमें कमी आएगी? ये तो बलूचिस्तान वाला मामला दूसरा है, बलोच मज़ाहमत का, वो तो बलोचों की बेगानगी से उसका ताल्लुक है। इसमें बेहतर होता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर फ़ौज भी और हुकूमत भी और पार्टीज़ और पार्लियामेंट भी दोबारा उसे विज़िट करें, क्योंकि बलूचिस्तान के मसले का हल सियासी है। अब 14 साल से ये जंग चल रही है, ये शायद 17 साल से हो गए हैं इसे, तो इससे बड़ा लंबा अरसा हो गया है। और ये कि ना ये शोरश ख़त्म हो सकती है, ना पाक फ़ौज को ये जो मज़ाहमती ग्रुप हैं वो शिकस्त दे सकते हैं। यकीनन बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और यकीनन बलोच अवाम पाकिस्तान के लिए वैसे अजीम हैं जैसे बाकी और सूबों के लोग हैं, और उनके जो तकाज़े और मुतालबात हैं वो काबिल तवज्जो के काबिल हैं, उन्हें एड्रेस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बेगानगी को और महरूमी को दूर करना चाहिए और सियासी डायलॉग जो जिसका इजहार किया गया था नेशनल एक्शन प्लान में बलूचिस्तान के हवाले से, वो उसका हल तलाश किया जाए और इसका कुछ फौजी हल नहीं है। इसी तरह बहुत खुशाइंद बात है कि पहला सवाल तो ये है कि कबायली इलाके हमने देखा कि मुशर्रफ के ज़माने हमारे हाथ से निकल गए थे। बिल्कुल। और वो सवात तक आ गए थे, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई तो वो इस्लामाबाद से कोई 60 किलोमीटर पे थे। तो फिर फ़ौज ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मिलकर सवात में ऑपरेशन किया और उसके बाद 3 महीने के अंदर उनकी रिहैबिलिटेशन हो गई, लोगों को कॉम्पनसेशन भी मिल गई। बिल्कुल। लेकिन बाकी जगह हम देखते हैं जहाँ ऑपरेशन हुए तो वहाँ से लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड हैं, जिन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस कहा जाता है। अब ये बहुत अच्छा हुआ कि जो इंतज़ाम हो गया कबायली इलाकों का, वहाँ से MNAs इलेक्ट हो गए, MPs इलेक्ट हो गए, लेकिन जो इलेक्ट हुए उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जिस तरह एक MNA जो है यहाँ से नॉर्थ वज़ीरिस्तान से, वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है कराची में। उनके लिए स्पीकर ने लिख दिया है कि मेंबरशिप उनकी ख़त्म कर दी। ये ठीक नहीं है। ये वहाँ के अवाम की राय को और मैंडेट को की तज़लील है, ये नफ़ी है। मैं समझता हूँ कि ये जो ये मामला जो है, ये जो लोग शहरी और सिविल हकूक़ की बात कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। उन्हें ड्यूरेंट लाइन के उस पार धकेलने की ज़रूरत नहीं है। एक और नस्ल बर्बाद हो जाएगी और ये हमारे ही बच्चे हैं और ये बात सिविल राइट्स की कर रहे हैं। जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म बन सकता है, उसे एड्रेस किया जा सकता है। तो यकीनन पाक फ़ौज जो है वो जिस तरह अमन के लिए कोशिश कर रही हैं उसमें आवाम की शिरकत बहुत ज़रूरी है और आवाम की शिकायतों को भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो ब्रीफिंग हुई है इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि
ऐसे इक़दामात होंगे दोनों तरफ से कि बतौर इदारा फ़ौज भी सियासत से दूरी के लिए जनरल बाजवा सख्त हदायत जारी करें अपने मातहत अफसरों को कि वो लोगों से ना मिलें, ना इस तरह की बात करें जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो कोई नहीं करना चाह रहे। हाँ। तो वो पीछे हट जाएं अगर वो वाकई कहीं मुलव्वस पाए गए हैं तो। लोग कहते हैं मुलव्वस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं कि फौज तो नहीं बैकडोर पॉलिटिक्स करना चाहती, सियासतदान जो है वो जा के दरवाज़ा खटखटाते हैं। सियासतदानों को भी नहीं करना चाहिए, इसलिए सियासतदान दरवाज़ा खटखटाने मजबूर हो जाते हैं कि जब वो म्यूजिकल गेम वहाँ से चलाई जाती है। आपने MNA बनना है, नहीं बनना है, किस पार्टी का टिकट ले रहे हैं, जब वो तय करने शुरू करेंगे तो फिर तो पार्टी के बजाय लोग वहाँ जाएंगे कि बड़ी पार्टी तो वो है, टिकट तो वहाँ से मिलता है और कामयाबी का नुस्खा वहाँ से मिलता है। अगर ये होगा माहौल तो फिर तो लोग जाएंगे, लेकिन नहीं जाना चाहिए और ना ही फ़ौज को इस काम में होना चाहिए। माजी में फ़ौज मुकम्मल सियासत में हिस्सा लेती रही है, हुकूमतें टेक ओवर करती रही, आइन टूटते रहे हैं, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 4 दफ़ा हम देख चुके हैं। गैर फौजी हुकूमतों के ज़माने में भी हम देखते हैं कि फ़ौज का किरदार रहा है, क्योंकि हमारा फ़ौज जो है वो बहुत पाकिस्तान का सबसे मुस्तहकम, सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और स्टेट का ये एक आयरन फ्रेम है। बिल्कुल। और हमें इसकी मजबूती चाहिए और हमें ये भी चाहिए कि ये अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों पर अपने आप को महफूज रखें। तो इस मुल्क के लिए और इससे अच्छा रास्ता क्या होगा? हाँ, अगर ऐसा सब कुछ हो गया जैसे कि हम खुशफहमी का इजहार कर रहे हैं और हमें खुशफहमी का इजहार करना भी चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर अपोजिशन को अब फ़ौज को मुलव्वस नहीं करना चाहिए, ना ही फ़ौज के अफसरान को का नाम लेकर उन पर तोहमत अंगेज़ी करनी चाहिए। DG SPR ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है कि किसी का नाम नहीं लिया, ना ही जवाब दिया है। ये एक अच्छा रुझान है। इसी तरह सियासतदानों को चाहिए। बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि फिर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स दोबारा पार्लियामेंट में वापस चली जाएगी। फिर कोशिशें होंगी कि भाई इन हाउस तब्दीली हो जाए, अगर इमरान खान से इत्तफाक है। इन हाउस तब्दीली पे किसी को इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आइनी तरीका है और गैर आइनी तरीके से हुकूमत को गिराना भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हम काफ़ी प्रोग्रामों से बात कर रहे थे कि इन हाउस तब्दीली का रास्ता होना चाहिए, जिसमें डाउट था कि शायद पॉसिबल ना हो। अब उसमें मसला ये है कि वो भले इमरान खान को भी अपनी उनकी आदि से ज़्यादा गुजर चुकी है हुकूमत का वक्त, तो वो उन्हें चाहिए कि अब वो डिलीवर करने की तरफ तवज्जो दें। लेकिन आपने देखा 2 दिन पहले पूरे मुल्क में अंधेरा हो गया। बिल्कुल हो गया। ये पता ये लगा कि 10 की 10 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ पे भी एडहॉक अफसर हैं, जो बड़ी कंपनियाँ हैं डिस्ट्रीब्यूशन की और इसकी परचेज़ की, जो बाबडा के साथ साथ जो बनी हैं वो प्राइवेट कंपनियाँ, पब्लिक कंपनियाँ बनी हैं, उन सब में एडहॉक अफसर है। और ये क्या कि एक ट्रिप करता है तो दूसरा भी और तीसरा भी, सारी लाइनें ट्रिप कर जाती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड। तो ये फिर गवर्नेंस का। लेकिन सर 11 घंटे वापस तो आ गए थे। होता है। मैं सुन रहा था जो साबिक सरबराह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, वो अब लम्स में प्रोफेसर हैं, उनकी बात सुन रहा था, वो बड़ी रैशनल बातें कर रहे थे। इस पर तहकीक हो और इस पर ये क्या है, ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है कि पूरे मुल्क में अगर एक ग्रिड स्टेशन को आप दुश्मन उड़ा दे, और यहाँ बहुत हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, तो फिर पूरा पाकिस्तान ही अंधेरे में रह जाएगा। लेकिन तो ऐसे इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है, मतलब पाकिस्तानी कौम जो है वो काफ़ी मतलब दिलचस्प रवैया रखती है। आपने शायद सोशल मीडिया पे जो उसमें क्या दिलचस्प है, उसका जो लोगों ने मीम शेयर कर छोड़े, लोगों के घर में रोटी नहीं पकी, लोगों के घर को पानी बंद हो गया क्योंकि पानी से बिजली से आता है, लोगों के घर खाना नहीं पक सका। लेकिन सर 11 घंटे वापस आ गया था। साथ ही गैस की लोड शेडिंग। अब गैस की लोड शेडिंग में क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अब कई के दिन फैक्ट्रियां बंद होंगी। फैक्ट्रियां बंद होना जो है वो तो इस हुकूमत के अलावा प्रीवियस हुकूमतों में हमने देखा है, गैस की लोड शेडिंग हर साल हमारे होती है। लेकिन उसमें इस तरह की सूरत नहीं थी पहले। लोड शेडिंग बहुत वर्ष सूरत हाल रही है। देखे ना, लोड शेडिंग बहुत थी, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस हो गए थे, और फिर ये जो गैस की सप्लाई में इस तरह की क्राइसिस नहीं आया था। तो ये गवर्नेंस का बहरान है। तो इमरान खान को चाहिए कि वो
तवज्जो दें अपनी गवर्नेंस। सर ये गवर्नेंस का बहरान जो हर दौर हुकूमत में हमने देखा, ये वाला जो गवर्नेंस का बहरान बात कह रहे हैं, समहाउ मतलब वी हैव बीन वेरी अनलकी इन दैट रिगार्ड। तो देखिए ना, मुसलसल एक के बाद एक बहरान, एक के बाद एक बहरान, उससे क्या होगा कि उससे जो लोगों की उम्मीद थी इमरान खान से वो टूट रही है और टूट गई है काफ़ी हद तक। और अगर वो मज़ीद ये इस तरह चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत रद्द-ए-अमल आएगा शदीद। और लिहाजा ये है कि हुकूमत अच्छी गवर्नेंस की तरफ जाए, अपोजिशन पार्लियामेंट में जाए और जाकर अपने मुतालबात पर इसरार करे। PDM का पूरा हक है कि अपने मुतालबात के लिए जो कह रहे हैं, इस्लाहात लाने के लिए और जो तब्दीली लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, आईनी हदूद में रहते हुए और पार्लियामेंट्री निज़ाम को पटड़ी से उतारे बगैर वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, वी होप दैट जो आप बात कर रहे हैं, जो खुश आइंद आप उम्मीद कर रहे हैं वो हो। थैंक यू सो मच। हमारे मुल्क में जो अच्छी खबरें हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलती। बिल्कुल सही, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट थैंक यू सो मच आपके तबसरे का, आपकी राय का। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है प्रोग्राम में आपसे दोबारा। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी कि शापार सलीम को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम अंगेख से। अल्लाह हाफ़िज़।